दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु भिंडा, कायनेमिक फिजियोथेरेपी जयपुर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हील पेन के बारे में। नॉर्मली जब भी हील पेन होता है तो हर व्यक्ति प्लैंटर फैसिटिस को ही हील पेन का कारण समझता है, लेकिन हील पेन के काफ़ी सारे और अन्य कारण भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वजह होती है जिनकी वजह से आपको हील पेन हो सकता है, उन सारी समस्याओं में क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और उन सभी समस्याओं का क्या क्या इलाज हो सकता है। आज हम इस वीडियो में इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंकिलिस टेंडिनाइटिस की, जिसे एंकिलिस टेंडिनोपैथी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हमारी जो काफ मसल होती है वो एक छोटे से टेंडन के थ्रू हमारी जो हील बोन है उसमें इंसर्ट करती है। छोटी मोटी कोई इंजरी होती है तो उस समय इसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है और जो एरिया है उस जगह हमें पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब फीचर्स हमें फील होंगे। जब भी हम खड़े होंगे तो हमें पेन होगा, जब भी हम चलेंगे तो हमें पेन होगा। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम यानी कि ये जो फीचर्स हैं ये आपको हर समय फील होंगे। दोस्तों, इसका कारण क्या होता है? दोस्तों, बेसिकली इसका कारण ओवर यूज होता है। जब भी आप अपने एंकिलिस टेंडन को ज्यादा यूज करेंगे या आप अगर ऐसे कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं जिसमें जंपिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जैसे रनर्स में होता है, जंपर्स में होता है, फुटबॉलर्स में होता है, तो आप इसका ओवर यूज करेंगे तो हो सकता है ओवर यूज की वजह से आपके ये टेंडन इंजर्ड हो जाए और आगे चल के एंकिलिस टेंडिनोपैथी या एंकिलिस टेंडिनाइटिस का रूप ले ले। दोस्तों, एंकिलिस टेंडिनोपैथी का एक दूसरा कारण टाइट काफ भी होता है। एक कारण इसका मसल इम्बैलेंस भी होता है। अगर आप पुअर फिटेड शूज पहन रहे हैं तो भी आपको एंकिलिस टेंडिनोपैथी हो सकती है। एंकिलिस टेंडिनोपैथी का एक मुख्य कारण आपके फुट डिफॉर्मिटी भी होती है, जैसे कि पैस कैवस, पैस प्लेनस, जिसे कि हम फ्लैट फुट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप किसी को भी ये डिफॉर्मिटी है तो हो सकता है आपको एंकिलिस टेंडिनोपैथी हो सकती है। दोस्तों, एंकिलिस टेंडिनोपैथी का एक मुख्य कारण, जब भी आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है और प्रॉपर वार्म अप नहीं कर रहे हैं, आपकी मसल्स में प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है, तो भी वहां पे आपके एंकिलिस टेंडन की इंजरी का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको प्रॉपर वार्म अप करना है, जिससे कि आप एंकिलिस टेंडिनोपैथी जैसी समस्याओं से बचे रहें। तो आइए इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जब भी आपको इनिशियली एंकिलिस टेंडिनोपैथी होगी उस समय आपको अपने पैर को जितना हो सके रेस्ट देना है, क्योंकि रेस्ट होने से वहां पे हीलिंग प्रॉपर होगी। और हीलिंग को बढ़ाने के लिए हम वहां पे दिन में कम से कम 3 बार आइसिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके हील का पेन कम हो जाए तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे जब एंकिलिस टेंडिनोपैथी के पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें अल्ट्रासोनिक थेरेपी और लेजर थेरेपी का यूज करके जल्दी रिलीफ दिलाते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई फिजियो क्लिनिक है तो प्लीज वहां पे जाके ज्वाइन करें और जल्दी रिकवरी पाएं। दोस्तों, एंकिलिस टेंडिनोपैथी अगर आपको है तो आपको कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको अपनी जो शूज पहनने हैं या चप्पल पहननी है उसमें हल्का सा आपको हील पैड रखना है, ताकि आपकी जो काफ मसल है उस पे स्ट्रेच नहीं आए, यानी कि आपका जो टेंडन है वो स्ट्रेच नहीं हो और री इंजरी नहीं हो वहां पे। इसके अलावा अगर आपको फुट डिफॉर्मिटी है तो आजकल मार्केट में काफी सारी आर्चेस अवेलेबल हैं जो आपकी फुट डिफॉर्मिटी को सबसाइड करने में हेल्प करती है, यूज करें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारी दूसरी प्रॉब्लम, जिसे रेट्रोकैल्किनियल बर्साइटिस कहते हैं। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो एंकिलिस टेंडन है और हमारी जो कैल्किनियम बोन है उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड एक थैला होता है जिसे कि रेट्रोकैल्किनियल बर्सा कहते हैं। जब भी हम अपने पंजे का ओवर यूज करते हैं तो रेट्रोकैल्किनियल बर्सा जो है उसके ऊपर बार बार फ्रिक्शन होता है या बोले तो घर्षण होता है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन में चला जाता है। इस समस्या को ही रेट्रोकैल्किनियल बर्साइटिस कहते हैं। इसके दोस्तों नॉर्मल से सिम्टम है कि हमारी जो हील बोन है जहाँ पे हमारा कैल्किनियम टेंडन इंसर्ट कर रहा है वहां पे हमें पेन होगा, हमारी स्वेलिंग होगी, उस एरिया की जो स्किन है उसका टेम्परेचर अदर एरियाज की स्किन से ज्यादा होगा, और जब भी हम पंजे को ऊपर नीचे करेंगे तो हमारी एडी के अंदर हमें क्लिकिंग साउंड आएगा।
और जब भी हम हमारी हील के ऊपर बैकवर्ड चलेंगे या उल्टा चलेंगे तो हमें पेन फील होगा। दोस्तों, इसका प्रमुख कारण भी ओवर यूज है। जब भी हम हमारे पंजे को ज्यादा यूज करेंगे तो हमें रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी मसल्स में प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो भी आपको रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस हो सकता है। अगर आपकी काफ मसल काफी टाइट है, अगर आप प्रॉपर फुटवेयर नहीं पहन रहे हैं और अगर आपको कोई फुट डिफॉर्मिटी है तो भी आपको रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस हो सकती है। तो रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस होने का एक कारण प्रॉपर वार्म अप नहीं करना है, और अगर आपकी मसल्स में डिहाइड्रेशन है तो भी आपको रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप आर्थराइटिस या गाउट जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस हो। रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस के अंदर भी प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, हम राइस थेरेपी यूज करते हैं, जिसमें आर मतलब रेस्ट होता है, यानी कि आपकी जो हील है आपको उसको कुछ समय के लिए रेस्ट देना है। आई मीन्स आइसिंग है, उस एरिया पे आपको आइसिंग करनी है कम से कम 10 से 15 मिनट, दिन में 4 बार। सी मतलब कंप्रेशन है, उस एरिया को अगर हो सके तो आप क्रैप बैंडेज से या आजकल जो एंकल सॉक्स आते हैं उससे सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। ए मीन्स एलिवेशन की जितना हो सके उस पार्ट को ऊपर उठा के रखें। जैसे जैसे आपका पेन, स्वेलिंग और रेडनेस कम होगी वैसे वैसे आप प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज की तरफ जाएं, जो कि हम हमारे इस वीडियो के एंड में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट समस्या की तरफ जाते हैं, जिसे हील पैड सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, एक्चुअली हमारे जो हील बोन होती है इसके नीचे एक फैट पैड होता है जो कि हमें सपोर्ट और कुशन प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों, किसी भी वजह से अगर आपके इस पैड के अंदर श्रिंकिंग हो जाए, थोड़ी थिनिंग हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको हील पैड सिंड्रोम हो सकता है। दोस्तों, इनिशियली ये पेन हमें फील नहीं होता है। इनिशियली जब भी हम खड़े होंगे या हम अपने थंब को हमारी हील के सेंटर पार्ट में लगाएंगे तो हमें पेन फील होगा। लेकिन जैसे जैसे ये जो समस्या है ये प्रोग्रेस करती जाएगी, आप जब भी चलेंगे, जब भी खड़े होंगे, तब आपको पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका मुख्य कारण हार्ड सरफेस पे चलना है। अगर आप प्रॉपर फुटवेयर नहीं पहनते हैं, अगर आप एक जंपर हैं, अगर आपकी मसल्स में प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है, अगर आप ओबीज हैं या मोटे हैं, तो भी आपको हील पैड सिंड्रोम हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई रनर है जो कि हील के ऊपर रनिंग कर रहा है, उसे भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके हील पैड सिंड्रोम हो। दोस्तों, इसके अलावा देखा गया है कि हील पैड सिंड्रोम कॉमनली साथ में होता है आपके प्लैंटार फैसियाइटिस के। तो अगर आपको प्लैंटार फैसियाइटिस है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको हील पैड सिंड्रोम हो। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको हील पैड सिंड्रोम हो। दोस्तों, इसके लिए सिंपल सी चीज आपको करनी है, आपको इस पार्ट को रेस्ट देना है, वहां पे आइसिंग करनी है। देखा गया है कि अगर हम कॉन्ट्रास्ट बाथ यूज करते हैं, यानी कि ठंडे गर्म सेक को एक साथ करना, तो भी हील पैड सिंड्रोम में आपको फायदा मिलता है। जब भी आपको हील पैड सिंड्रोम होगा तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो फुटवेयर पहन रहे हैं उसमें प्रॉपर कुशनिंग हो, जिससे कि आपका जो हील पैड है उसे सपोर्ट मिले। या इसके अलावा आजकल मार्केट में काफी कुशनिंग सपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप अपने शूज में या अपने फुटवेयर में लगा के हील पैड के ऊपर अनवांटेड प्रेशर को रोक सकते हैं। ये बात करते हैं प्लैंटार फैसियाइटिस के बारे में। दोस्तों, प्लैंटार फैसियाइटिस में जब भी आप बिस्तर से सुबह उठते हैं और अपना पहला कदम जमीन पर रखेंगे तो आपको एक अपने सोल में तीखा दर्द फील होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपने दिनचर्या की एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ जाएंगे तो ये पेन धीरे धीरे कम होता जाएगा। इनिशियली ये पेन सुबह सुबह ज़्यादा फील होता है, या हम जब भी रेस्ट करके उठते हैं तो ये पेन हमें ज़्यादा फील होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ये प्रॉब्लम प्रोग्रेस करेगी, आपका ये दर्द आपको पूरे दिन भी फील होगा और आपको लगेगा कि आपके पैर में चटके टाइप के कुछ चल रहे हैं। प्लैंटार फेसिया होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्लैंटार फेसिया हमारे फुट के नीचे जो आर्च होती है उसकी एक कवरिंग होती है, या कहीं तो एक सपोर्ट होता है जो कि हमारी हर फिंगर से निकलकर हमारी हील बोन की अंदर की तरफ, जिसे हम कैल्केनियम ट्यूबरोसिटी कहते हैं, उसमें इंसर्ट करता है। दोस्तों, इस फेशिया का काम हमारी आर्च को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ये हमारे पैर के अंदर एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। जब भी हम जंप करते हैं या हम चलते हैं तो ये हमारे सोल के ऊपर स्ट्रेस प्रिवेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि प्लैंटार फैसियाइटिस
क्या क्या कारण की वजह से आपको हो सकता है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण ओवर यूज़ है। जब भी जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, जो अपने एंकल का मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, जैसे फुटबॉलर्स होते हैं, रनर्स होते हैं, या वो लोग जो हील पे रनिंग करते हैं, उन्हें भी प्लैंटर fasciitis हो सकता है। जो लोग ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, उन्हें भी चांसेस प्लैंटर fasciitis के ज़्यादा हैं, क्योंकि उससे दिन भर आपका जो प्लैंटर fascia है वो स्ट्रेस में रहेगा। प्लैंटर fasciitis का एक कारण ज़्यादा देर खड़े रहना भी है, जैसा कि नॉर्मली जिनका भी ऑक्यूपेशन रिलेटेड है, जिनमें स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, महिलाएं होती हैं जो ज़्यादा देर तक किचन में खड़ी रहती हैं, उन्हें भी प्लैंटर fasciitis काफ़ी देखा गया है। एक और कारण है जिसमें देखा गया है कि जिन लोगों की भी टाइट आपकी काफ मसल है, उन्हें भी प्लैंटर fasciitis होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों में भी मसल में डिहाइड्रेशन होता है या आप प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, उन्हें भी चांसेस बढ़ जाते हैं प्लैंटर fasciitis होने के। एक और अन्य कारण है जिसे हम फ्लैट फुट कहते हैं। अगर आपको अपने फुट में ये डिफॉर्मिटी है या आपको पैस कैवस करके जिसमें कि आपके जो फुट का आर्च है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको प्लैंटर fasciitis होने का एक कारण आपकी मसल में इम्बैलेंस भी हो सकता है। अगर आपके पंजे को ऊपर करने वाली मसल्स वीक हैं, तो ये भी एक कारण है कि आपको प्लैंटर fasciitis हो सकता है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, तो भी आपको चांसेस हैं कि प्लैंटर fasciitis हो जाए। वो लोग जो मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि जो अपने पंजों को मोस्टली नीचे झुका के रखते हैं और चेयर पे पीछे होकर इजीली बैठते हैं, उन लोगों को भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको प्लैंटर fasciitis हो सकता है। वो लोग जो क्रॉस सेटिंग ज़्यादा करते हैं या बोले तो आलती पालती ज़्यादा लगाते हैं, उनके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन्हें प्लैंटर fasciitis हो। प्लैंटर fasciitis को नॉर्मली ठीक होने में 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन कई बार ये 6-6 महीने भी ले लेता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं और क्या ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं। प्लैंटर fasciitis जिन लोगों को भी है, उन्हें कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आपके जो शूज़ हैं वो प्रॉपर फिटेड हों, उनका सॉल ठीक हो जो आपके आर्च को सपोर्ट प्रोवाइड करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहें तो मार्केट में आजकल कुशन्स अवेलेबल हैं जो कि सिलिकॉन जेल के होते हैं, उन्हें भी लगा के आप अपने पैर में सपोर्ट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जो मसल्स इम्बैलेंस हैं उसको एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर लेते हैं, तो भी आप प्लैंटर fasciitis से बचे रह सकते हैं। आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, जब भी आप एक्सरसाइज करें उससे पहले प्रॉपर वार्म अप करें, अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन में रखें, और ज़्यादा देर खड़े जब भी आप रहना है आपको, उस समय आप वेट ट्रांसफ़र एक्टिविटी या वेट ट्रांसफ़र जो टेक्निक होती है उसको यूज़ करें। दोस्तों, अगर आपको प्लैंटर fasciitis है तो इनिशियली आपको उस पार्ट को रेस्ट देना है और आइसिंग को यूज़ करना है। इसके अलावा अगर इससे बेस्ट सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो कॉन्ट्रास्ट बाथ का यूज़ करें, जिसमें हम ठंडा और गर्म सेक दोनों एक साथ करते हैं। इसके लिए हमें 2 बाल्टियाँ लेनी हैं, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी रखना है, और अपने पैरों को पानी में डिप कर लेना है, और कम से कम 10 मिनट 5 मिनट में एक बार पैर को डुबो के रखना है और फिर 5 मिनट बाद चेंज कर लेना है। इस तरीके से हमें प्रॉपर 10 से 15 मिनट करना है, और ध्यान रखना है कि जिस पैर को जिस सेक से हमने स्टार्ट किया है एंड हमें उसी सेक के ऊपर करना है। इसके बाद हमें स्ट्रेचिंग के लिए जाना है। तो आइए हम आपको बताते हैं अब क्या क्या एक्सरसाइज हमें करनी है। दोस्तों, जब भी आप बिस्तर से उठ रहे हैं उससे पहले आपको अपने पंजे को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, जिससे कि आपकी जो काफ मसल है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो। इस क्रिया में एक टॉवल लेना है या एक कपड़ा लेना है और अपने पंजे में फंसा के अपने पंजे को ऊपर की तरफ खींचना है, और हमें ध्यान रखना है कि इस समय हमारा घुटना हवा में उठे नहीं, हमारा घुटना भी नीचे रहना चाहिए और हमारा पंजा ऊपर आना चाहिए। इस समय आप फील करेंगे कि आपकी जो काफ मसल है या जो पिंडली है उसमें आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। इस पोजीशन में रख के आपको कम से कम 20 बार काउंट करना है। दोस्तों, ये जो स्ट्रेच है ये आपको बिस्तर पे उठने से पहले कम से कम 3 बार कर लेना है, और हर स्ट्रेच को कम से कम 20 सेकंड्स तक के लिए होल्ड पे रखना है। कि आपको अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख लेना है, इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है।
दोस्तों इस पोजीशन में बैठ के आपको अपने हाथ से अपने पंजे को पकड़ना है और इसको ऊपर नीचे करना है। दोस्तों ये क्रिया आप अपने पंजे के साथ खुद भी कर सकते हैं। आपको कम से कम 20 से 25 बार ये चीज़ करनी है। इसके बाद आपको अपनी हील को पकड़ के गोल घुमाना है 10 से 15 बार क्लॉकवाइज, 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आपको अपनी हील को साइड टू साइड मूवमेंट करवानी है और आगे पीछे मूवमेंट करवानी है। अब आपको अपनी हील पे अपने थंब से प्रेशर डाल के अपने पंजे को ऊपर नीचे घुमाना है। दोस्तों ये वही साइट है जहां पे प्लैंटर फैसिटिस का पेन होता है। दोस्तों ये चीज़ भी आपको कम से कम 20 बार करनी है। दोस्तों आपको बिस्तर पे इस तरीके से बैठ जाना है और घर में अगर जो भी चुन्नी है या कोई कपड़ा है अवेलेबल है उसको अपने पंजे के ऊपर इस तरीके से लगाकर खींच के रखना है और अपने पंजों को ऊपर से नीचे करना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 20 बार करनी है और इसके 3 सेट आपको रिपीट करने हैं। दोस्तों आपको एक पानी की बोतल लेनी है जिसमें पानी भरना है। आप समझिए कि पानी की बोतल है, इसे आपको नीचे रख लेना है। अगर इस बोतल में भरा हुआ पानी ठंडा है तो बहुत ही बढ़िया है। अब इस बोतल के ऊपर इस तरीके से पैर रख के हमको थोड़ा सा प्रेशर डाल के आगे पीछे है। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपका जो फेशिया है जो टाइट पड़ा है इसको सॉफ्ट करने में, इसको लूज करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों ये एक्टिविटी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट करनी है। अब दोस्तों आपको घर में अवेलेबल कोई भी हैंड टॉवल लेना है या ऐसी कोई भी चीज़ जो गोल हो और आपके पंजे के नीचे इजीली आ सके, उसे लेके आपको ज़मीन पे रख देना है। ज़मीन पे आपके जो पंजे हैं, पंजे की उंगलियों को आपको टॉवल के ऊपर रखना है और अपनी हील को उठा लेना है। इस एक्सरसाइज को करके आपको 20 तक काउंट करना है और नीचे कर लेना है। दोस्तों जब आपका पेन थोड़ा कम हो जाए तो हमें एक्सरसाइज के एडवांस लेवल पे जाना है। इसके लिए हमें हमारे घर में अवेलेबल ऐसे कोई भी स्टेयर्स, कोई पाटा हो उसको यूज़ करना है और अपने पंजे को ऊपर रखना है जिससे कि हमारी एड़ी नीचे की तरफ रहे और इस तरीके से खड़े हो जाना है। दोस्तों स्टार्टिंग में हमको ये चीज़ दोनों पैरों से करनी है। हमें धीरे धीरे ऊपर जाना है, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और नीचे चला जाना है। इस समय हमारा पंजा नीचे जाएगा और 2 सेकंड यहाँ पे होल्ड करके हमें वापस ऊपर आ जाना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 बार करनी है और 2 बार इसे रिपीट करना है। दोस्तों जब आप इस एक्सरसाइज में परफेक्ट हो जाएं तो हमें दोनों पैरों के सपोर्ट को हटा के एक पैर पे चले जाना है और सेम एक्सरसाइज को हमको सिंगल लेग से रिपीट करना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज और भी अच्छी हो सकती है अगर हम एक टॉवल को रोल करके यहाँ पे लगा लें और फिर हम ये एक्सरसाइज रिपीट करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों जैसा हमने अपने इस वीडियो के अंदर प्लैंटर फैसिटिस के कारण मसल इम्बैलेंस भी बताया था, तो हमें हमारी काफ की टाइटनेस को कम करने के लिए और हमारे प्लैंटर फैसिटिस से बचने के लिए इसके जो अपोजिट मसल है जिसे हम टिबियलिस एंटीरियर के नाम से जानते हैं, इसको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसके लिए आइए देखते हैं हमें क्या एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों हमें इस तरीके से बिस्तर के ऊपर बैठ जाना है और अपना पंजे को नीचे झुकाते हुए अपना हाथ पंजे के ऊपर रखना है। अब हमें अपने हाथ से पंजे की तरफ प्रेशर लगाना है और पंजे से हमें ऊपर की तरफ प्रेशर लगाना है। दोस्तों ये प्रेशर उतना होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज को आप इजीली कर लें।
और इस तरीके से आपको 20 टाइम रिपीट करना है और 20 रिपीटेशन के हमको 3 सेट करने हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे।